नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 जुलाई 2023 के डेली करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। चूंकि संडे है तो भाई आज की डेट में एडिटोरियल आता नहीं, साइंस एंड टेक आता है। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, जो 5 जुलाई का बचा हुआ एडिटोरियल था और जो 14 जुलाई का बचा हुआ एडिटोरियल था वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है लेटेस्ट वीडियो सेक्शन में। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपडेट की है वो वही है, तो आप उसको वहां पे देख सकते हैं। साइंस एंड टेक के 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज छपे हैं, वो तीनों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें उतनी, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, और 4 से 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है, ये भी मैं आपके साथ देखूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर की पीडीएफ लेक्चर शुरू होने से पहले अपडेट हो जाती है, तो टेलीग्राम ग्रुप में लेक्चर की पीडीएफ अपलोडेड है। उसके साथ साथ मेरी जो वेबसाइट है www.harshitdwedi.com, वहां पे भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी स्टडी मटेरियल सेक्शन में। मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन एंड्रॉइड पे भी अवेलेबल है और आईओएस पे भी अवेलेबल है। तो जो एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं या एप्पल आईफोन यूज करते हैं, दोनों ही लोग मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। पुरानी माई इंस्टीट्यूट ऐप को मत इस्तेमाल करिए, लेटेस्ट ऐप एप्पल पे आ चुकी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ मेंटरशिप कोर्स लॉन्च है दोस्तों, उस पे मेंटरशिप कोर्स के बारे में थोड़ा आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलिए अभी के लिए हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के। पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया एंड यूएई सेट टू यूज रूपी दिरहम फॉर ट्रेड। तो भैया आपको पता है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस गए थे। फ्रांस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुए थे, हालांकि उन अनाउंसमेंट्स में कुछ कैच है, कुछ चेंजेस है, वो थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो लौटते वक्त, फ्रांस से लौटते वक्त एक दिन के लिए यहां पे स्टॉप मारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएई में, और यूएई में वो मिले यूएई के जो प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है उनके साथ, ठीक है ना। अबू धाबी में इनका रिसेप्शन हुआ। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया और यूएई की जो ट्रेड रिलेशंस है वो काफी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है इंडिया यूएई के बीच में। अब देखिए, एक स्टेप क्लोजर मूव कर गए हैं इंडिया यूएई एक दूसरे के साथ। रूपी के सर्कुलेशन को गल्फ रीजन में बढ़ाने के लिए 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। और जब ये मेमोरेंडम साइन हो रहे थे तो सामने बैठ के यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान देख रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी जी भी देख रहे थे। एक दिन के लिए ये यूएई में स्टॉप लिया था इन्होंने अबू धाबी में, ठीक है भाई। तो जो पहला एग्रीमेंट है यूएई और आरबीआई, जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है, यूएई की सेंट्रल बैंक के बीच में, ये फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करेगा टू प्रमोट यूज ऑफ लोकल करेंसीज रूपी एंड दिरहम फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। तो भैया लोकल करेंसीज इंडियन रूपी का और दिरहम का इस्तेमाल किया जाएगा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए। तो मतलब अगर हम इंडिया से यूएई में कोई प्रोडक्ट भेजेंगे तो यूएई दिरहम में पेमेंट करेगा, और यूएई इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट बेचता है तो हम इंडियन रुपीस में मतलब पेमेंट करेंगे। मैं आपको बता दूं, इंडिया और यूएई का बायलैटरल ट्रेड अच्छे खासे क्वांटम में है, और बेसिकली यूएई इज इंडियाज गेटवे टू द वर्ल्ड। देखिए मैं आपको बता दूं, इंडिया आज की डेट में बहुत बड़ा हब या फिर एंटरपोर्ट नहीं बन पाया है, बट यूएई अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के चलते दुनिया भर का गढ़ बना हुआ है। केवल सामान के ट्रांसपोर्ट में नहीं, लोगों के ट्रांसपोर्ट में भी। फॉर एग्जांपल, अगर आप रशिया में हो और रशिया से आपको ब्राजील की फ्लाइट लेनी, जब मैं रशिया मॉस्को में था तो एक लड़की, उससे मेरी बात हुई, तो उसको ब्राजील की फ्लाइट लेनी थी, वो ब्राजील से थी, तो उसकी फ्लाइट वाया दुबई है। अगर आप देखो तो दुनिया भर में अगर चाहे लोग को जाना हो चाहे कंटेनर जाना हो, फॉर एग्जांपल अगर ब्राजील से कोई कंटेनर इंडिया आना है किसी भी चीज का, ट्रेडिंग आइटम्स का या कह लो कपड़ों का, तो बहुत कम होता है कि कोई कंटेनर या फिर कोई कॉमर्शियल व्हीकल सीधे ब्राजील से इंडिया आ रहा हो। तो ज्यादातर जो बीच का लेओवर लिया जाता है ना, वो दुबई जैसी जगहों पे लिया जाता है। तो दुबई अपने आप में ट्रेडिंग गेटवे है, और इसके साथ इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन करना इंडिया के लिए बायलैटरली और ट्रेडिंग रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा एमओयू साइन हुआ है दोनों सेंट्रल बैंक्स के बीच में, आरबीआई और यूएई की सेंट्रल बैंक के बीच में, इट एम्स एट इंटरलिंकिंग देयर पेमेंट एंड मैसेजिंग सिस्टम। तो बैंकों के पेमेंट और मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलिंक किया जा रहा है। तो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को यूएई और इंडिया के बीच में आसान किया जा रहा है, ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में भी, और ओवरऑल अगर इंडियंस यूएई में जाते हैं या यूएई वाले लोग इंडिया में आते हैं तो वो अपने बैंकिंग अकाउंट्स को इस्तेमाल करके आराम से पेमेंट कर लें, पैसा खत्म कर लें। इन सारे पेमेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को आसान बनाया जा रहा है, फिर चाहे वो ट्रेड का क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो, फिर चाहे वो लोगों के खर्चे का पैसा खर्च करने वाला मैकेनिज्म हो। समझ गए बात को। तो यहां पे बोला जा रहा है कि
इस कॉर्पोरेशन के थ्रू म्यूचुअल एक्सेप्टेंस होगा डोमेस्टिक कार्ड स्कीम्स का बाय इंटरलिंकिंग नेशनल कार्ड स्विचेस। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में बड़ा आम हो जाए कि जो डोमेस्टिक डेबिट कार्ड्स इश्यू होते हैं यूएई में, इंडिया में, वो दूसरी कंट्रीज में चलने लगे, जैसे रुपे कार्ड अगर आप देखो तो वो इफेक्टिवली कुछ ही सालों में बहुत बड़े स्केल पे यूएई में काम करना शुरू कर देगा। अभी तक अगर आपको रुपे कार्ड मिलता तो इंडिया के अंदर चलता है, इंडिया के बाहर ज्यादा काम आता नहीं। रुपे कार्ड पे तो इनफैक्ट लिख के ही आता है फॉर यूज इन इंडिया ओनली, क्योंकि रुपे का जो पेमेंट गेटवे है वो इंटरनेशनलाइज अभी हुआ नहीं है। तो इससे एक शुरुआत हो सकती है पेमेंट गेटवे के इंटरनेशनलाइज होने की। और ओवरऑल इन दो एग्रीमेंट से एक और बहुत बड़ी चीज होती है, देखिए रिसेंटली इंडिया और रशिया के बीच में पेमेंट्स को लेकर बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ऑयल के जो तेल हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो गैस हम रशिया से इंपोर्ट करेंगे उसका पेमेंट हम इंडियन रुपी में कर रहे हैं। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिया के पास जमा हो गए। रशिया ने बोला इसको खर्चे कैसे, तो रशिया ने बोला युआन में पेमेंट दे दो, इंडिया ने युआन में पेमेंट दे दी। ठीक है, अब इंडिया के लिए इंटरनेशनली बहुत ह्यूमिलिएटिंग होगा कि चाइना जैसी कंट्री जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हमारे सामने हमारे नेशनल एसेट्स को थ्रेटन कर रही है, हम उसकी करेंसी में पेमेंट करें रशिया को। तो यहां पे यूएई के साथ एग्रीमेंट करके अगर रशिया इंडियन रुपी लेने को तैयार नहीं होता है तो एटलीस्ट हम यूएई के दिरहम्स में पेमेंट कर सकते हैं। और कल की डेट में ओवरऑल चूंकि यूएई इंडियन रुपीज में पेमेंट ले रहा है अपने एक्सपोर्ट्स के लिए, तो हो सकता है कि रशिया यूएई का जो ट्रेड हो रहा हो उसमें यूएई इंडियन रुपीस में पेमेंट ले ले रशिया से। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ओवरऑल इंडिया यूएई के रिलेशंस को तो बढ़ाएंगी, साथ साथ रशिया के साथ जो इंडिया का ट्रेड हो रहा है उसको स्ट्रीमलाइन करने में मदद कर सकती हैं। फिर भाई जो COP28 होने वाली यूएई में इसके जो प्रेसिडेंट डेजिग्नेट हैं डॉक्टर सुल्तान अल जबेर, जिनके नाम को लेकर काफी बवाल चल रहा है, क्योंकि यूएई की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी के ये हेड हैं, तो फॉसिल फ्यूल वाली कंपनी के हेड हैं और कुछ इन्वायरमेंटल डिसीजंस के लिए तुमने COP28 का इनको हेड बना दिया। तो काफी पॉलिटिक्स इसके ऊपर चल रही थी, ये भी मिले हैं मोदी जी को। तो डॉक्टर जबेर साहब ने मोदी जी को समझाया कि क्या रहेगी यूएई की अप्रोच क्लाइमेट एजेंडा को लेके। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इंडिया को फुल सपोर्ट दिया है यूएई को COP28 की प्रेसिडेंसी के लिए। तो ये सब चीजें यहां पे चालू है। ठीक है भाई, अगली आयुष्मान भारत एम्ब्रेसेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू टैकल फ्रॉड। देखिए सोशल वेलफेयर स्कीम्स में रिफॉर्म्स करके इन सोशल वेलफेयर स्कीम्स की इफेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है उस रिस्पेक्ट में न्यूज आपकी काम की है। देखिए अगर आप देखो तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको आए हुए लगभग आप कह लो 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, अब इन 5 सालों में भले ही ओवरऑल बहुत सारा पैसा हेल्थ इंश्योरेंस के तौर पे लोगों को दिया गया है, लेकिन इसमें फ्रॉड भी बढ़ गए। जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्मल खांसी जुकाम हुआ एक इंडिविजुअल को, तो हॉस्पिटल वालों ने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को उल्लू बना दिया, उसको एक आयुष्मान भारत में एडमिशन करा दिया, फेक बिल बना दिए और उसका इंश्योरेंस क्लेम ले लिया। ये सब धांधलेबाजी बहुत चालू थी और कुछ लोग भी यहां पे अपने आप को जबरदस्ती बीमार करके इस इंश्योरेंस के पैसे को निकलवाने की कोशिश कर रहे थे सरकार की जेब से। तो सरकार ने इसके अगेंस्ट एक ड्राइव चलाई है और पिछले 5 सालों में 20.17 करोड़ की पेनाल्टी भी मारी गई इंडिविजुअल्स के ऊपर, हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर, जो कि देखिए वो इंडिविजुअल्स जो कि सर्विस ले रहे हैं आयुष्मान भारत की और वो हॉस्पिटल सर्विस प्रोवाइडर्स जो कि सर्विस दे रहे हैं आयुष्मान भारत की। ठीक है ना, तो अगर आप देखो तो 9.5 करोड़ रुपए की इलीगल बेनिफिट्स को यहां पे क्लेम भी किया गया है। 5.3 लाख आयुष्मान कार्ड्स को रद्द किया गया है। 210 हॉस्पिटल्स जो कि फ्रॉड में इन्वॉल्व थे इनको डी इम्पैनल किया गया, मतलब वो आयुष्मान भारत की इंश्योरेंस स्कीम का बेनिफिट नहीं दे सकते। 188 हॉस्पिटल्स को यहां पे सस्पेंड तक कर दिया गया है वार्निंग के तौर पे कि तुम ओवरऑल ये जो लफड़ेबाजी कर रहे हो, ये जो आयुष्मान भारत में इंश्योरेंस को गलत प्रकार से क्लेम करवा रहे हो, ये गलत है। और ओवरऑल इन सब चीजों को ढूंढने में, इस पर्टिकुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई करने में मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया भारत सरकार के द्वारा। 0.18% ऑफ द ऑथराइज्ड हॉस्पिटल एडमिशंस जो भी हुए हैं आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर वो फ्रॉड है, ये बात यहां पे कंफर्म की गई है। रूटीन चेक, फिजिकल चेक्स तो किए ही जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से कॉम्प्रिहेंसिव एनालिटिक्स सॉल्यूशन को यहां पे इंप्लीमेंट करके फ्रॉड को डिटेक्ट करने की कोशिश की गई है। इसके लिए बहुत सारी एल्गोरिदम्स डेवलप की गई हैं जो कि लार्ज वॉल्यूम्स और डाटा को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, प्रीवियसली अगर आप देखो तो जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी थी जो कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी थी, ओके, आपका ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की, इसने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ एंटी फ्रॉड गाइडलाइंस इशू की थी। एंटी फ्रॉड एडवाइजरीज यहां पे इशू की गई हैं अलग अलग राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को, नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट को। ठीक है, ओवरऑल एक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट नेशनल हेल्थ अथॉरिटी में बनाई भी गई थी ताकि ओवरऑल जो भी फ्रॉड चल रहा है यहां पे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की इंश्योरेंस स्कीम में, इसको यहां पे रोका जा सके।
फिर ये जो फीचर है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज का एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, ये भी ओवरऑल एक्टिव है सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 33 स्टेट्स में इंप्लीमेंटेड है। इन पर्टिकुलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में 24 करोड़ हेल्थ कार्ड अब तक इशू हो चुके हैं। जो गवर्नमेंट है वो पुश कर रही है आयुष्मान कार्ड सैचुरेशन के लिए। पिछले साल 40% आप कह लो फाइनेंशियल ईयर सैचुरेशन हो गया। मतलब देखिए, आयुष्मान भारत स्कीम के पेनिट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज को डिप्लॉय करके ओवरऑल बड़े स्केल पे जो फ्रॉड हो रहा है आयुष्मान भारत में, जो गलत प्रकार से इंश्योरेंस क्लेम्स को प्रोसेस किया जा रहा है, उसको भी रोकने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। और इसके लिए एक स्पेसिफिक नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट भी बनाई गई है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर, और स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट्स भी बताई गई ताकि स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे जो भी फ्रॉड्स हो रहे हैं आयुष्मान भारत इंश्योरेंस स्कीम में, इनको रोका जा सके। तो ये ओवरऑल अपने नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट कर लो, जीएस पेपर 2, 3 दोनों में काम आ जाएगा। फिर आगे, स्पेसिफिक इश्यूज शुड नॉट डिफाइन चाइना, क्या बताया जा रहा है? देखिए, इस पर्टिकुलर न्यूज में वही बकवास है जो पिछले कई सालों से चली आ रही है। किसी मल्टीलेटरल आप कह लो रीजनल समिट होती है, कोई इंटरनेशनल समिट होती है, वहां पे इंडिया चाइना के रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, कभी फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, कभी डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, कभी ब्यूरोक्रेट मिलते हैं और एक ही बकवास करते हैं। इंडिया बोलता है कि भैया बॉर्डर पे चीजें ठीक करो तो ही हमारे रिश्ते अच्छे होंगे। चाइना बोलता है कि बॉर्डर की चीजों को साइड करो, हम आपस में अपने बाकी रिश्तों को अच्छा करते हैं। चाइना यहाँ पे हाइपोक्रेसी एक्सरसाइज कर रहा है, ये सब जानते हैं। क्योंकि जब बात आती है ताइवान की, तो चाइना यूएस से बोलता है कि ताइवान वाले मुद्दे को पहले सॉर्ट आउट करो, फिर ट्रेड रिलेशंस को देखेंगे। और इंडिया के रिस्पेक्ट में चाइना बोलता है कि हम तो तुम्हारे इलाके में घुसेंगे और ट्रेड के रिश्तों को चलने दो। इंडिया इस बात को अपोज करता है। इंडिया एक लिमिट से ज्यादा अपोज इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि ट्रेड के रिस्पेक्ट में, इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज और सप्लाईज के रिस्पेक्ट में हम चाइना पे डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल अपनी इस वल्नरेबिलिटी को हम अपने इकोनॉमिक और साइंटिफिक डेवलपमेंट के थ्रू ही कर पाएंगे, और इकोनॉमिक साइंटिफिक डेवलपमेंट में डेकेड्स लग जाते हैं दोस्तों। इसलिए यहां पे इंडिया बोलता रहता है और चाइना सुनता नहीं है, इग्नोर करता रहता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगली न्यूज है रिवाइज्ड स्टेटमेंट फ्रॉम मोदी, मैक्रोन ड्रॉप्स की पॉइंट्स ऑन डिफेंस डील। देखिए, रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी जब फ्रांस गए तो दो चीजों के ऊपर बहुत बात हुई थी। एक तो था कि भाई ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन, तो जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन है इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया जाएगा, इंडिया फ्रांस मिलकर डेवलप करेंगे। और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर के इंजन की टेक्नोलॉजी भी इंडिया को प्रोवाइड की जाएगी। ये कौन प्रोवाइड करेगा? फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर साफरान प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर साफरान इंडिया के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके ज्वाइंट डेवलपमेंट करवाएगा कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन की, और हेलीकॉप्टर्स की इंजन की टेक्नोलॉजी भी इंडिया को प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए डीआरडीओ का एक टेक्निकल ऑफिस खोला जाएगा जो पेरिस में इंडियन एम्बेसी है वहां पे। तो ये एक तो ये बड़ा मेजर अनाउंसमेंट था। दूसरा मेजर अनाउंसमेंट ये था कि 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनवाई जाएंगे, और इन सबमरीन्स को बनवाने में इंडिया का मझगांव डॉक लिमिटेड एक तरफ होगा और फ्रांस का नेवल ग्रुप दूसरी तरफ होगा। ठीक है भाई, तो ये दो मेजर अनाउंसमेंट थे, और ये दो मेजर अनाउंसमेंट्स को अपने आप में बहुत बड़ा बोला गया और बड़ा ही पाथ ब्रेकिंग बोला गया। मीडिया रिपोर्टिंग बड़ी तगड़ी हुई। लेकिन अभी यहां पे कुछ अलग हुआ है दोस्तों। एक रिवाइज्ड स्टेटमेंट इशू किया गया है इंडिया फ्रांस के द्वारा, और डिफेंस डील्स को लेकर कुछ की पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए गए। तो पहले ये जो बोला गया था ना कि भाई जॉइंट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन का डेवलपमेंट होगा, जो हेलीकॉप्टर का इंजन है उसके लिए साफरान नाम की फ्रेंच कंपनी और इंडिया के डीआरडीओ के बीच में आप कह लो एंगेजमेंट होगा। अब ओवरऑल इस वर्जन को निकाल दिया गया है, और क्या लिखा गया है कि इंडिया एंड फ्रांस वुड कंटिन्यू द ग्राउंड ब्रेकिंग डिफेंस कोऑपरेशन इन एडवांस्ड एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजीज बाय सपोर्टिंग द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन। वैसे ये जो लाइन मैंने अभी आपको पढ़ी है ना, इंडिया और फ्रांस वुड कंटिन्यू ग्राउंड ब्रेकिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन एडवांस एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजीज बाय सपोर्टिंग जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंजन। ये पहले वर्जन में था, जो पहला ड्राफ्ट रिलीज किया गया था फ्रांस और इंडिया का, उसमें ये वर्जन था। लेकिन अब इस वर्जन को ड्रॉप कर दिया गया है। मतलब अब ओवरऑल स्पेसिफिकली जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि साफरान अपनी हेलीकॉप्टर इंजन की टेक्नोलॉजी को इंडिया को देगा, एक जो आप कह लो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की इंजन टेक्नोलॉजी, उसमें इंडिया फ्रांस एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट यहां पे ड्रॉप कर दिया गया। उसके साथ साथ जो स्पेसिफिक अनाउंसमेंट मझगांव डॉक लिमिटेड का नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ था कि 3 एडिशनल सबमरीन्स बनाई जाएंगी और स्कॉर्पियन क्लास की, उसके बजाय अब क्या बोला गया है कि हाँ भाई, इंडिया फ्रांस हेल करते हैं फर्स्ट स्कॉर्पियन सबमरीन कंस्ट्रक्शन P-75 कलवरी प्रोग्राम को, नेवल एक्सपर्टाइज को दोनों कंट्रीज के बीच में शेयर किया जाएगा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। तो
पहले जो स्पेसिफिक इन्फो लिखी थी उसके बाद एक जनरलाइज्ड इन्फो सामने आ गई। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर बताता हूं, नो डाउट इंडिया और फ्रांस के बीच में ऐसे एग्रीमेंट्स हुए होंगे, लेकिन इन एग्रीमेंट्स में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। इंडिया का मीडिया ओवरऑल इस पर्टिकुलर खबर को किस प्रकार से पोर्ट्रे कर रहा है कि बड़े स्केल पे लॉन्गर टर्म में जो फ्रांस है वो अपनी टेक्नोलॉजी इंडिया को दे देगा, लेकिन फ्रांस इतनी आसानी से टेक्नोलॉजी थोड़ी ना देगा भाई। टेक्नोलॉजी के लिए यहां पे बहुत डिस्कशन चलेंगे। पहली बात तो ये जो इंजन की डेवलपमेंट होगा और हेलीकॉप्टर इंजन का डेवलपमेंट होगा, इसमें नेगोशिएशन इस बात पे होगा कि कितनी % टेक्नोलॉजी इंडिया को दी जाएगी फ्रांस के द्वारा। फिर फ्रांस की पार्लियामेंट के अंदर इस बात को लेकर डिस्कशन होगा, ठीक है ना। उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेप्शंस, वो कह लो कंपल्शंस आ जाते हैं। फिर इंडिया इस चीज के लिए कितना पैसा देने वाला है, फिर इस पूरी ओवरऑल बहस में इस बात को लेकर बातचीत होगी कि जो स्पेयर्स हैं वो कैसे बनेंगे। जैसे इंडिया पुश करेगा इंडिजनाइजेशन के लिए, फ्रांस उतनी जल्दी इंडिजनाइजेशन मारेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जो डसाल्ट रफाल हमने फाइटर जेट्स खरीदे थे कुछ साल पहले, अभी के लिए 26 और खरीदे जा रहे हैं मरीन वेरिएंट, लेकिन पहले एयरफोर्स के लिए जो फाइटर जेट्स खरीदे गए थे उनके जो महंगे स्पेयर्स है ना वो फ्रांस से आते हैं, वो इंडिजीनियसली इंडिया में डेवलप होते नहीं। तो इंडिया लगातार पुश कर रहा है फ्रांस को कि जो नए रफाल हम आपसे खरीद रहे हैं, जो नए हम आपसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, उनके जो स्पेयर्स हैं उनको इंडिया के अंदर इंडिजीनियसली डेवलप करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। फ्रांस ऑब्वियसली बात इस बात से मना करेगा। फ्रांस चाहेगा कि फ्यूचर में डिफेंस सप्लाईज के लिए इंडिया फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो ये जो डिफेंस डील्स है, इनिशियली मिनिस्टर्स जाते हैं, मिनिस्टर्स आपस में जाके मांडवली करते हैं और इस प्रकार से पूरे देश में इंफॉर्मेशन को पोर्ट्रे किया जाता है, फ्रांस के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, कि देखिए कितनी बड़ी डील साइन हो गई है। लेकिन ये डील का बस एक प्रिलिमिनरी वर्जन होता है। एक्चुअली में कितना पैसा लगेगा, कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, कितने टाइम फ्रेम में वो डील एग्जीक्यूट की जाएगी, डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस हम पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चीजें क्लियर नहीं होती। बहुत चांसेस है कि ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी देने वाली बात है, कल की डेट में फ्रांस की पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होकर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को फ्रांस की तरफ से रद्द कर दिया जाए। कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ गया है कि हाँ भाई हम पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज में एक दूसरे के साथ इंगेज करेंगे। वो इंगेज कैसे करेंगे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे पता चलेगी। फिर आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनालिसिस। भैया जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी कूलिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। स्विट्जरलैंड, यूके और नॉर्वे, यहाँ पे रिलेटिव जो सर्ज होगा कूलिंग रिक्वायरमेंट में वो ज्यादा होगा अगर ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से क्रॉस करके 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ये कहां छपा है? एक मॉडलिंग स्टडी छपी है नेचर सस्टेनेबिलिटी नाम की जर्नल में, वहां पे ये सब लिखा हुआ है। फिर ये भी लिखा हुआ है कि जो सब सहारन अफ्रीका की कंट्रीज हैं वहां पे जो कूलिंग रिक्वायरमेंट्स है सबसे ज्यादा बढ़ेगी। पेरिस एग्रीमेंट का टारगेट ये है कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोक दिया जाए, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, ये मुझे आपको सबको पता है। जो राइजिंग टेम्परेचर है दुनिया भर में वो ऑलरेडी कूलिंग डिमांड को बढ़ा रहे हैं। 2050 तक जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कूलिंग की वो इक्विवेलेंट होगी उस एनर्जी की जो 2016 में यूएस, यूरोपियन यूनियन और जापान मिलकर कंज्यूम कर रहे थे। सोचिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डाटा है, इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। 2016 में जितनी एनर्जी यूएस, यूरोपियन यूनियन और जापान मिलकर कंज्यूम कर रहा था, और ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उतनी एनर्जी अकेले 2050 तक कूलिंग के लिए इस्तेमाल होगी, एयर कंडीशनर्स के लिए, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह के लिए। समझ गए आप बात को? तो ये पर्टिकुलर नोट आप किसी पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो कि भाई बढ़ती ग्लोबल डिमांड के साथ सस्टेनेबली हम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए क्या कर रहे हैं, तो यहां पे ये स्टेटमेंट आप कंटेक्चुअली यूज कर सकते हो। फिर एक ग्लोबल एटमॉस्फेरिक जनरल सर्कुलेशन मॉडल बनाया गया और जो हिस्टोरिकल क्लाइमेट डाटा है 2006 से लेकर 2016 तक का, उसमें रिसर्चर्स ने एस्टिमेट किया कि जो एनुअल चेंजेस हैं कूलिंग डिग्री डेज में, if the 1.5 डिग्री क्लाइमेट इज ओवरशॉट एंड वार्मिंग इंक्रीजेस टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ओवरऑल बढ़ जाएंगे। देखिए यहां पे एक और कंसेप्ट आ गया, कूलिंग डिग्री डेज, एक होता है हीटिंग डिग्री डेज। ये दोनों कंसेप्ट मैंने एक शॉर्ट में भी रिसेंटली समझाऊंगा आपको, जो कि अंडर प्रिपरेशन है। होता क्या है दोस्तों, किसी एक जगह पे अगर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, ये आपका डिग्री सेल्सियस में लगभग 18.33 होता है, ठीक है। तो किसी जगह पे 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है या 65 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो इतना टेम्परेचर अमूमन परफेक्ट माना जाता है कि इंसान के जीने के लिए, जानवरों वगैरह के जीने के लिए, आपके इन्वायरमेंटल आप कह लो सस्टेनेबिलिटी के लिए, जानवर, पेड़ पौधे सब 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, तो इस पर्टिकुलर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ना कूलिंग की जरूरत है ना हीटिंग की जरूरत है। लेकिन अगर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ के ओवरऑल टेम्परेचर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, तो भाई एक्स्ट्रा 15 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ गया। बढ़ते टेम्परेचर के साथ आपको उसको कम करना पड़ेगा। तो गर्मी बढ़ती तो ठंडे पानी की जरूरत है, एसी चला के आप घर के अंदर बैठे हो, तो इसको आप बोलते हो कूलिंग डिग्री डिमांड।
ठीक है ना। तो कूलिंग डिग्री डेज मतलब जितना ज्यादा आपका मीन टेम्परेचर जो 65 डिग्री फ़ारेनहाइट था उससे एक्स्ट्रा टेम्परेचर आ रहा है, उतनी ही ज्यादा आपकी कूलिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उतनी ज्यादा जो आप एनर्जी खर्च कर रहे हो कूलिंग में वो बढ़ेगी, आपका एनर्जी का खर्चा बढ़ेगा। सेम वाइस वर्सा फॉर हीटिंग डिग्री डेज, अगर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है अगर टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो जो इतनी एक्स्ट्रा ठंडी हो रही है उस ठंडी को कंपनसेट करने के लिए जो आप गर्मी में एनर्जी खत्म कर रहे हो तो बेसिकली कूलिंग डिग्री डेज और हीटिंग डिग्री डेज एनर्जी रिक्वायरमेंट को पोर्ट्रे करता है। और ये बताया जा रहा है कि इक्वेटर के आसपास की जो कंट्रीज है, सारन कंट्रीज जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बुर्किना फासो, माली, साउथ सुडान, नाइजीरिया, यहाँ पे कूलिंग डिमांड आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ये जो कूलिंग डिग्री डेज है ये आगे आने वाले समय में जो एक एवरेज बेस लाइन है उसके रिस्पेक्ट में बहुत बढ़ेगी, और वो एवरेज बेस लाइन 18 डिग्री सेल्सियस की है या फिर 65 डिग्री फ़ारेनहाइट की है। तो यही बताया जा रहा है कि भाई यूरोपियन नेशंस में, ठंडे नेशंस में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्वे, यूके और जो स्विट्जरलैंड जैसे देश हैं वो कूलिंग डिग्री डेज के लिए उतने प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं है। ओवरऑल ये जो ग्लोबल वार्मिंग, वैसे नॉर्मल देखा जाए तो यूके में, स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में सर्दियों के समय पे अच्छी सर्दी होती है और गर्मियों के समय पे टेम्परेचर बड़ा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अब गर्मियों के समय पे टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हो रहा है वहां पे, और इसीलिए वहां पे कूलिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एसी वगैरह, उसमें खर्चा आगे आने वाले समय में ज्यादा होने वाला है। और ओवरऑल जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, सब सारन कंट्रीज, इक्वेटोरियल कंट्रीज अफ्रीका वगैरह की, वो तो वैसे ही डिसएडवांटेज है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कूलिंग डिग्री डे का जो क्वांटम है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है जो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, वो भी बढ़ेगी। ठीक है भाई, फिर अगले पे आ जाते हैं। अनएथिकल टू कंटिन्यू यूजिंग पोलियो कॉजिंग ओरल वैक्सीन। भाई देखिए, दो प्रकार का पोलियो होता है, एक तो पोलियो इन द वाइल्ड और दूसरा जो वैक्सीन के थ्रू आपको पोलियो हो जाए वो वाला। एक्टिवेटेड वैक्सीन को इस्तेमाल किया जाता था जिसको आप ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन बोलते हो। हम लोगों ने मतलब मेरे को तो ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन ही मिली है, ओवरऑल बहुत सारे लोगों को ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन मिली होगी, जो ड्रॉप्स नहीं ले जाती थी बच्चों के मुंह में, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने डिक्लेयर किया कि भाई WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट है कि पोलियो को ग्लोबली इरेडिकेट कर देंगे 2000 तक। लेकिन 1993 में इस पर्टिकुलर कमिटमेंट को थोड़ा बदला गया। यह बोला गया कि 2000 तक हम केवल वाइल्ड पोलियो वायरस को इरेडिकेट करेंगे, मतलब हम वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस को इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे या फिर वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस को इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली वैक्सीन की वजह से दो प्रकार के और पोलियो के केसेस देखने को मिल रहे हैं। एक है VDPV, और इस आर्टिकल में VDPV बहुत बार आएगा, मतलब वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, और दूसरा है VAPP। ये VAPP क्या है? तो ये है वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियोमाइलिटिस। ठीक है ना भाई। तो ये जो दो प्रकार के आपके पोलियो के केसेस हैं, ये भाई आगे आने वाले समय में बढ़ेंगे, और इनको इरेडिकेट करने की टाइमलाइन हम अभी के लिए फिक्स कर नहीं पा रहे हैं। हमने कुछ स्टेप्स भी लिए हैं इनको इरेडिकेट करने के लिए, लेकिन पूरी तरीके से ये इरेडिकेट हो नहीं पा रहे हैं। देखिए क्या है, वो कंट्रीज जो बड़े स्केल पे पोलियो की वैक्सीन को इस्तेमाल कर रही हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन को इस्तेमाल कर रही हैं, उनमें जो वैक्सीन एसोसिएटेड पोलियो के केसेस हैं वो भाई बढ़ रहे हैं, वो यहां पे कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज स्विच कर गई हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन में। वैसे देखा जाए तो पोलियो को हमने वाइल्ड में इरेडिकेट कर दिया है। अगर आप देखो तो जो टाइप 2 वाइल्ड पोलियो वायरस था वो लास्ट टाइम इंडिया में रिपोर्ट हुआ था अक्टूबर 1999 में, और ग्लोबली ये इरेडिकेट हो चुका है 2015 में। तो अभी के लिए ज्यादातर जो 90% वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस के आउटब्रेक हैं वो टाइप 2 वायरस की वजह से हैं, और ये ओरल पोलियो वैक्सीन से निकल के आ रहे हैं। 40% वो जो VAPP के केसेस हैं वो भी टाइप 2 ओरल पोलियो वैक्सीन से निकल के आ रहे हैं। जो लास्ट केस टाइप 3 वाइल्ड पोलियो वायरस का निकल के आया था वो नवंबर 2012 में था, और इसको इरेडिकेटेड डिक्लेयर कर दिया गया 2019 में। तो VAPP के केस, ठीक है ना, और VDPV के केसेस हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और ओवरऑल ये कम नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव की बात करो तो पिछले 34 सालों में जो पोलियो इरेडिकेशन की हिस्ट्री है उसमें VAPP के केसेस के बारे में ज्यादा बात की नहीं गई। ऐसा बोला गया है कि ये VAPP के केसेस एक थ्रेट कॉज नहीं करते, बट एक्चुअली में VAPP के केसेस का इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है इंडिया के अंदर फ्रॉम 1998 टू 2013। ये छपा है इंटरनेशनल जर्नल फॉर इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर। ठीक है, 2015 की जो पर्सपेक्टिव पीस है इंडियन पीडियाट्रिक्स में, इसमें यह बोला गया कि जो VAPP के केसेस हैं पर मिलियन बर्थ में 2 से 4 में पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से VAPP के केसेस इंडिया में हर साल 50 से 100 होंगे।
तो भले ही इंडिया यहाँ पे VAPP का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है कि किस बच्चे को VAPP हुआ, किस बच्चे को VAPP नहीं हुआ, बट एक प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स के हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि 1999 में VAPP के 181 केसेस थे, 2000 में 129 केसेस थे, 2001 में 109 केसेस थे। अब अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये VAPP क्या है, तो मतलब मेरा आपने आर्टिकल ठीक तरीके से सुना नहीं है। इस आर्टिकल की शुरुआत में मैंने आपको बताया VAPP क्या है। तो बेसिकली बताने की कोशिश क्या की जा रही है, जो पोलियो प्रोग्राम की स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए जब हम पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे थे तो बस हम ये देख रहे थे कि भाई हमने वाइल्ड पोलियो स्वॉलोक्स को हरा दिया, लेकिन ये जो वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस है जो कि दो फॉर्म्स में फैल रहा है, एक VDPV और एक VAPP, ये दोनों अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और इनको हराना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। तो जो टाइप 2 वाइल्ड पोलियो वायरस है ये भले ही इरेडिकेट हो चुका हो वाइल्ड में, लेकिन हाँ भाई वैक्सीन डेराइव्ड यहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, तो इसके लिए कुछ चेंजेस की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार या दुनिया भर की एजेंसीज इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है कि हाँ भाई वैक्सीन डेराइव्ड केसेस फैल रहे हैं, इनको रोकने की जरूरत है। थोड़ा बहुत ध्यान दे रही है और उसके लिए स्टेप्स भी लिए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वाले वैक्सीन दी जाती थी इसको बाइवेलेंट किया गया, ठीक है ना, और उसके साथ साथ एक डोज IPV की भी दी गई। IPV मतलब इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, OPV ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन एक्टिवेटेड होती है। एक्टिवेटेड मतलब उसके अंदर एक वीक लेकिन पोलियो वायरस का जेनोम एग्जिस्ट करता है। वो वीक पोलियो वायरस का जेनोम बच्चे की बॉडी में जाके एक नेचुरल इम्यून रिस्पांस पैदा करेगा, इस एक्सपेक्टेशन के साथ वो OPV एडमिनिस्टर किया जाता था। अब OPV की इंटेंसिटी को कम करके इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की वैक्सीन भी दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन भी ओवरऑल जो वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस है और जो VAPP है उसको रोक नहीं पा रहा है। अगर आप देखो तो दो कंट्रीज ने 2017 में 96 VDPV केसेस को रिपोर्ट किया। ये नंबर ऑफ, देखिए ये जो 96 VDPV केसेस थे दो कंट्रीज से निकल के आए 2017 में। उसके बाद 2018 में 5 कंट्रीज से VDPV के केसेस निकल के आए। तो देखिए 2017 में 2 कंट्रीज से VDPV के केसेस निकल के आए, 2018 में 5 कंट्रीज से VDPV के केसेस निकल के आए और 2019 तक आते आते 15 कंट्रीज से VDPV के केसेस निकल के आ रहे हैं और 2020 तक आते आते 26 कंट्रीज से VDPV के केसेस निकल के आ रहे हैं। तो अपने आप में ये जो वैक्सीन डेराइव्ड पोलियो वायरस के केसेस हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं, ये कम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब चीजें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। ऑब्वियस सी बात है इस सब को काउंटर करने के लिए कुछ करना था, तो क्या किया गया, एक नॉवल टाइप 2 ओरल पोलियो वैक्सीन लेके आएगी। नॉवल मतलब नई, जो पुरानी ओरल पोलियो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे थे वो नहीं, एक और इफेक्टिव नॉवल ओरल पोलियो वैक्सीन लेके आई गई। इसका बस टारगेट यही था कि हाँ भाई पुरानी वैक्सीन जो ओरल पोलियो केसेस कॉज कर रही है ये नहीं करेगी या कम करेगी, और इसको ऑथराइज किया गया था WHO के द्वारा इमरजेंसी यूज लिस्टिंग के अंदर नवंबर 2020 में, और फील्ड में मार्च 2021 में इस्तेमाल किया गया। मई 2023 तक खबर ये निकल के आ रही है कि जो नई वैक्सीन आई है ना ये भी टाइप 2 VDPV आउटब्रेक सिचुएशंस कॉज कर चुकी है। 3 ऐसे टाइप 2 VDPV केसेस अब तक हमें देखने को मिल गए। तो अभी तक हालात ये हैं कि हम एक ऐसी ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं बना पाए हैं जो ओवरऑल आप कह लो इन्फेक्शंस को रोक सके, किसके, आपके पोलियो वायरस के। ठीक है, तो ये चीजें ओवरऑल निकल के आ रही हैं। ठीक है, आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया हो। फिर A new diarrhea causing parasite found। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको समझना यह है कि 3 साल की सर्वेलेंस स्टडी कंडक्ट की गई मार्च 2017 से फरवरी 2020 में कलकत्ता में। देखिए क्या होता है कि जब डायरिया हो जाता है ना तो कई बार जो डायरिया होता है वो किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है। तो जो कोलकाता बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलरा एंड एंटेरिक डिजीज ICMR NICED के जो रिसर्चर्स थे ना उनको पता चला कि पहले जो पैथोजन ई हिस्टोलाइटिका जिसको आप बोलते हो एंटामियोबा हिस्टोलाइटिका, ये कॉज कर रहा था गट इंफेक्शंस, ये कॉज कर रहा था डायरिया पेशेंट्स के अंदर। लेकिन बाद में पता ये चला कि इस पर्टिकुलर हिस्टोलाइटिका के साथ एक और एमीबा का वेरिएंट है, पैथोजन है, जिसका नाम है एंटीमयोबा मॉस्कोविस्की। ये भी पैथोजेनिक टर्न हो गया है, ये भी लीडिंग कॉज बन गया है एमीबिक इंफेक्शंस का ह्यूमंस के अंदर। बहुत सारे एमीबिक इंफेक्शन इस पर्टिकुलर एंटीमयोबा मॉस्कोविस्की की वजह से बन रहे हैं। तो पहले
हिस्टोलाइटिका ही रिस्पॉन्सिबल था, अब एंटीमायोबा मॉश की विष की भी रिस्पॉन्सिबल हो गया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि एंटीमायोबा मॉश की विष की ज्यादा इन्फेक्शियस है व्हेन कंपेयर्ड टू ई हिस्टोलाइटिका। तो यहां पे जो रिसर्च है दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंटीमायोबा मॉस्कोविस्की ये पैथोजेनिक हो चुका है। इसके अंदर ऐसे कुछ म्यूटेशंस हुए हैं जिसके चलते जो डायरियल पेशेंट्स का स्टूल है, ठीक है ना, उसको जब स्टडी किया गया, जो बॉडी होती है उसको जो स्टडी किया गया रिसर्चर्स के द्वारा, उसमें निकल के आया ये एंटीमायोबिया मॉस्कोविश का। तो बेसिकली डायरिया के लिए, गट लाइनिंग की इन्फेक्शन के लिए कहीं ना कहीं ये मॉस्कोविश वाला एंटीमायोबा रिस्पॉन्सिबल है। देखिए डायरिया बैक्टीरिया, वायरसेस, अमीबा किसी भी प्रकार के पैथोजन की वजह से हो सकते हैं। जो डॉक्टर संदीपन गांगुली हैं NICED के, उनको यह पता चला अपनी रिसर्च में कि जो 5% पेशेंट्स हैं डायरिया के, दे वर सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीमायोबा स्पेशीज, जिसमें से 3% पेशेंट्स ये मॉस्कोविस्की वाले वेरिएंट से इन्फेक्टेड थे। और ये वेरिएंट्स मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाए गए। प्रीडोमिनेंटली ये पाए गए हैं 5 से 12 साल के बच्चों के अंदर। जब सीजन को आइडेंटिफाई, अब देखिए अब बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल स्टडी में जा रहे हैं, इतनी डिटेल स्टडी वैसे आपके लिए जरूरत नहीं है। यूपीएससी के रिस्पेक्ट में इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है कि हाँ भाई डायरिया कॉज करने वाला हिस्टोलिटिका के साथ एक और एंटीमायोबा है जिसका नाम है मॉस्कोविस्की। ये रिसेंटली पैथोजेनिक हो गया है, गट में पाया गया है कोलकाता बेस्ड रिसर्चर्स के द्वारा। तो ज्यादा से ज्यादा पूछा गया तो एंटीमायोबा मॉस्कोविस्की लिख दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि हाँ भाई ये किस प्रकार की बीमारी पॉज करता है, तो आप आंसर में डायरिया देख के आंसर टिक कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ई हिस्टोलिटिका का यूजेज पैटर्न स्टडी किया गया तो वेट सीजन के समय पे ओवरऑल ई हिस्टोलिटिका के इन्फेक्शन बढ़े और ड्राई सीजन के आने के साथ साथ घटे। लेकिन अगर आप ई मॉस्कोविस्की के इन्फेक्शन पैटर्न को देखो तो 2 इन्फेक्शन पीक्स देखने को मिले, एक समर के समय पे, एक पोस्ट फॉल सीजन में। तो अब ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड इनके इन्फेक्शन के लिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज स्टडी में है वो ये है कि दोनों ही प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं ना, ई हिस्टोलिटिका और ई मॉस्कोविस्की, इसके अंदर बहुत सारे सिस्ट और ट्रोफोजोइट्स पाए जाते हैं। ये सिस्ट और ट्रोपोजोइट्स दोनों केसेस में आइडेंटिकल से लगते हैं। इनको अलग आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, आपको इनकी जीनोम टेस्टिंग करानी पड़ेगी, समझ गए भाई। तो ओवरऑल PCR बेस्ड मॉलिक्यूलर आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे ही ये जो सिस्ट और ट्रोफोजाइट्स हैं वो ई हिस्टोलिटिका के हैं या ई मॉस्कोविस्की के हैं, ये पता किया जा सकता है। तो बेसिकली ई हिस्टोलिटिका के साथ ई मॉस्कोविस्की भी यहां पे पैथोजेनिक टर्न हो चुका है और डायरियल केसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म करता हूँ। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला होगा। साइंस एंड टेक के लेक्चर्स में जानता हूँ थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं, बट मैं कोशिश करता हूँ कि काम की चीज आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझा दूं और आपको समझ में आ भी रही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से दोस्तों मैंने अपना मेंटरशिप कोर्स बना रखा है, तो अगर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा एक्सपेंसिव लगे, बट इट इज डेफिनेटली वर्थ इट। अगर 1.5 साल में जो भी वीडियोस अपलोड करने वाली हैं सबको आप कंसीडर करते हैं। तो हैव अ ग्रेट डे।